Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. Dear student, आज हम आई और इसके अलावा ENT नर्सिंग को डिस्कस करेंगे. हमारा आई और ईयर का यूनिट का पार्ट 1 है और आज के इस ऑब्जेक्टिव्स में हम डिस्कस करेंगे आई की और इसके अलावा ईयर की इनॉटपिन फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, यानी कि उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ है आई और ईयर्स के उसको डिस्कस करेंगे. डायग्नोस्टिक टेस्ट और डिसऑर्डर ऑफ आई और ईयर को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग का जो बेसिक मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करेंगे. जो ईयर्स होता है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है और इससे हम यानी कि सुनते हैं, इसे हम हेयरिंग भी कहते हैं. ये हमारे सेंस को कंट्रोल करता है. इसके अलावा ये पोजीशन होता है हमारे हेड पे मौजूद होता है, जिसके अलावा ऑडिटरी नर्व के साथ कनेक्टेड होता है. एक नर्व होता है, वो नर्व आके हमारे कान में मौजूद होता है और जो चीज़ हम सुनते हैं हमारा दिमाग उसे डिटेक्ट करता है. तो ईयर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है. सबसे बैरूनी वाले हिस्से को हम कहते हैं आउटर ईयर, और दरमियानी वाले हिस्से को मिडल ईयर कहते हैं, और सबसे अंदर वाले हिस्से को हम इनर ईयर कहते हैं. तो ये बुनियादी डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो. ये वाला हिस्सा जो है ये मोस्ट आउटर पार्ट कहलाता है और इस हिस्से को हम कहते हैं स्टीशियन ट्यूब कहते हैं. ये वाला हिस्सा जो है मिडल ईयर कहलाता है और सबसे अंदर वाला हिस्सा जो है वो इनर ईयर कहलाता है. सबसे पहले हम आउटर ईयर को डिस्कस करेंगे. जो आउटर ईयर होता है ये एक्सटर्नल पार्ट होते हैं हमारे कान का, और कान का ये बैरूनी हिस्सा भी होता है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं. एक को हम पीना कहते हैं और दूसरे को हम ईयर लॉब्स कहते हैं. आउटर ईयर का जो फंक्शन होता है, आउटर ईयर जो है ये साउंड को कलेक्ट करता है, जिसे हम अकॉस्टिक एनर्जी भी कहते हैं. और ये जब साउंड को कलेक्ट करता है तो ये जाके जो स्टीशियन ट्यूब था उस स्टीशियन ट्यूब के अंदर पास होता हुआ अंदर कान की तरफ जाता है और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा कहते हैं, वहाँ तक इसे पहुँचाता है. ये आउटर ईयर का काम होता है. तो यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हो, यहाँ पे हम इसकी फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे. ये मोस्ट आउटर पार्ट है. मोस्ट आउटर पार्ट जो है ईयर लॉब और इसके अलावा पिनी पर मुश्तमिल होती है. ये अकॉस्टिक एनर्जी यानी साउंड को कलेक्ट करता है. जब साउंड को कलेक्ट करता है तो ईयर कैनाल के ज़रिए साउंड अंदर होता हुआ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास जाता है. जब ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास चला जाता है तो उसके बाद जो है ये 2 हिस्सों में जो साउंड वेव्स होता है ये डिवाइड हो जाता है और अंदर जो मोस्ट इनर पार्ट होता है ईयर का, कान का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वहाँ तक पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद जो है ब्रेन उसे डिटेक्ट करता है. अब मिडल ईयर की बात करेंगे. अब मिडल ईयर जो है ये ईयर फिल्ड स्पेस होता है, यानी कि इसमें हवा मौजूद होती है, कैविटी होती है जिसमें हवा मौजूद होती है और इसके अंदर 3 छोटे छोटे बोन्स पाए जाते हैं और उसे हम कलेक्टिवली ओसिकल्स भी कहते हैं. और उसका काम होता है साउंड को ट्रांसमिट करना, यानी कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. तो इस बोन को हम जो है इंडिविजुअली शेप के लिहाज से हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है. सबसे पहले वाले बोन का नाम है मेलियस और इसे हम हेमर भी कहते हैं कॉमनली. इसके अलावा इनकस और इसे हम एनुअल भी कहते हैं, और स्टेपिस मिस हैस के नाम से इसको याद रखो. मिस हैस ये इसका निमोनिक है. तो ये 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं और इन तीनों को हम कलेक्टिवली ओसिकल्स भी कहते हैं. इसका काम होता है कि ये साउंड को ट्रांसमिट करता है. ये मिडल ईयर था. अब यहाँ पे मेलिस आप देख सकते हो, ये मेलिस है और ये इनकस है और ये वाला जो बोन है ये स्टेपस है. मेलिस जो है ये ट्रांसमिट करता है जो वाइब्रेशन होता है, यानी कि जो साउंड वाइब्रेशन होता है उसके मोशन को ट्रांसमिट करता है. मेलियस हो गया और इनकस हो गया, ये टाइटली बाउंड होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब होते हैं और जुड़े हुए होते हैं. इसके अलावा जो इनकस होता है ये भी साउंड को ट्रांसमिट करता है और वाइब्रेशन को जो है स्टेपिस तक कन्वर्ट करते हैं. यानी कि सबसे पहले जो साउंड ईयर ड्रम के पास आता है उसके बाद आके ये मेलियस के पास आते हैं और मेलियस उसको ट्रांसमिट करता है इनकस के पास, इनकस उसको ट्रांसमिट करके स्टेपिस के पास पहुँचा देता है. अब हम स्टीशियन ट्यूब की बात करेंगे. स्टीशियन ट्यूब जो है ये एक न्यूरो ट्यूब होता है और जो मिडिल ईयर और इसके अलावा जो नोस और थ्रोट होता है उसको कनेक्ट करता है. यानी कि जो ओरल कैविटी में नोस और थ्रोट होता है उसको जो है मिडिल ईयर के साथ कनेक्ट करना स्टीशियन ट्यूब के ज़रिए कनेक्ट होता है. स्वेलविंग के दौरान यानी जो चीज़ खाते हैं और निगलते हैं, जो स्टीशियन ट्यूब होता है ये ओपन हो जाते हैं और जब ये ओपन हो जाता है तो उसके अंदर हवा चली जाती है और वो हवा जो है इनर ईयर तक चली जाती है और इस तरह जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर मेंटेन रहता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब चूँकि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है और बारिश की तरफ से जो है हवा आती है तो उस हवा को भी तो मेंटेन रखना है, अदरवाइज जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा. तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए और दोनों साइडों से प्रेशर
को इक्वल करने के लिए स्टिशियन ट्यूब के ज़रिए जो हम हवा लेते हैं मुंह के ज़रिए, और इसके अलावा कोई चीज़ हम निगलते हैं तो उसके ज़रिए जो हवा अंदर की तरफ चली जाती है स्टिशियन ट्यूब के ज़रिए, तो वो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओस्टिशियन ट्यूब है, और ये ओस्टिशियन ट्यूब जो है ये ओरल कैविटी के साथ जुड़ा होता है। ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है। बाहर से जो साउंड आता है वो प्रेशर के साथ आता है, हवा के साथ आता है। अब यहाँ पर जो है जो ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है यानी कि कान का पर्दा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो इस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए ओस्टिशियन ट्यूब जो हमारे मुँह के ज़रिए ओरल कैविटी के ज़रिए जो हवा पड़ती है वो जाके इस टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को मेंटेन रखती है। अब इनर ईयर की बात करेंगे। मोस्ट इनर ईयर, जो मोस्ट इनर ईयर हैं वो दो मेन स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। एक को हम कोकली कहते हैं, और कोकली जो ये स्नेल शेप का होता है, और ये जो है इसका काम होता है हेयरिंग। इसका अहम काम जो है हेयरिंग होता है। इसके अलावा राउंड विंडो जिसे हम फिनिस्टा कोकलिया भी कहते हैं, ये एक मेम्ब्रेन होता है जो कि कोकलिया और मिडल ईयर दोनों को कनेक्ट करता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम जो है ये वाइब्रेशन, जो कोकलिया में वाइब्रेशन होती है उसको डैम्पेन करता है, उसको मेंटेन करता है। इनर ईयर में दूसरा हिस्सा जो होता है वो वेस्टिब्यूलर सिस्टम कहलाता है। अब वेस्टिब्यूलर सिस्टम जो है ये सेमी सर्कुलर कैनाल और इसके अलावा सेकल एंड यूट्रिकल पर मुश्तमिल होता है। ये तीन मज़ीद टाइप्स होते हैं, यानी कि जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेकल्स और इसके अलावा यूट्रिकल पर मुश्तमिल होता है। यानी कि इनर ईयर के दो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक को हम कोक्लिया कहते हैं और दूसरे को वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं। और वेस्टिबुलर सिस्टम जो है सेमी सर्कुलर कैनाल, सेकल और यूट्रिकल पर मुश्तमिल होता है। और इसका काम ये होता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये होती है कि ये बैलेंस और इसके अलावा सेंस ऑफ पोजीशन को मेंटेन रखते हैं साउंड का। नाउ यू कैन सी ये वेस्टिबुलर सिस्टम है, ये कोक्लिया है, जैसे कि हमने कहा कि ये स्नेल शेप का होता है। और ये इनर ईयर के दो अहम टाइप है, एक वेस्टिबुलर सिस्टम है और दूसरा कोक्लिया। वेस्टिबुलर सिस्टम जो है सेकल पर मुश्तमिल होता है, इसके अलावा बेसिकली सेमी सर्कुलर कैनाल पर मुश्तमिल होता है और यूट्रिकल पर मुश्तमिल होता है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू द ईयर, ईयर के ज़रिए किस तरह साउंड की ट्रांसमिशन होती है। जो साउंड है वो होता है वो इंटर होता है आउटर ईयर के ज़रिए। आउटर ईयर के ज़रिए साउंड जो है वो दाखिल हो जाती है और ये जाके ऑडिटरी कैनाल जिसे हम स्टिशियन ट्यूब भी कहते हैं उसके ज़रिए पास होता हुआ ईयर ड्रम के पास जाता है। और ईयर ड्रम के बाद जो है वहाँ पर वाइब्रेशन कॉज हो जाती है। और इस वाइब्रेशन का काम ये होता है कि वो जो तीन बोन्स थे जिसके बारे में मैंने बात की कि मेलियस, इनकस और इसके अलावा जो तीन जिसे हम ऑडिटरी ओसिकल्स भी कहते हैं, छोटे छोटे बोन्स थे, उसका काम ये होता है कि वो वाइब्रेट कर जाते हैं। और जब वो वाइब्रेट हो जाते हैं तो जो फ्लूइड होता है कोक्लिया के अंदर वो जो है इनर ईयर्स तक ट्रांसमिट हो जाती है। नाउ यू कैन सी ये फिजियोलॉजी है। स्टेपिस, इनकस और मिलियस जो है ये इसकी वाइब्रेशन हो जाती है, बाहर से साउंड वेव्स आता है। साउंड वेव्स जो है ईयर ड्रम के ऊपर वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जब ईयर ड्रम के ऊपर वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है तो वो जाके स्टेपिस, इनकस और मेलियस जो तीन स्मॉल बोन्स होते हैं उसको जो है वाइब्रेट कर देते हैं। और उसको जब वाइब्रेट कर देते हैं तो वाइब्रेट होने के बाद साउंड जाके आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ऑडिटरी नर्व 6 और इसके अलावा कोक्लिया में भी एक नर्व होता है 4, 5, वो जाके उस साउंड को स्टिमुलाई कर देते हैं, उस साउंड को रिसीव करते हैं और जो हम कोई चीज़ होती है, कोई साउंड होती है उसको सुन लेते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस, कोक्लिया का काम क्या होता है? कोक्लिया जो है ये स्नेल शेप का होता है और इसका काम जो है हेयरिंग में होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम जो है जैसे कि मैंने पहले बताया सेमी सर्कुलर कैनाल, सेकल और यूट्रिकल पर मुश्तमिल होता है। और इसका काम ये होता है कि ये बैलेंस करता है और इसके अलावा जो सेंस ऑफ पोजीशन होता है उसको मेंटेन रखता है। ये अब मज़ीद जो है सेमी सर्कुलर कैनाल में यूट्रिकल है, सेकल है, जैसे कि आपको पहले बताया गया। अब आई के बारे में बात करेंगे। आई जो ये एक ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ साइट है, इसके ज़रिए हम देखते हैं और हर एक चीज़ को नोट करते हैं। इससे जो है आई साइट इसमें होता है, यानी कि हर एक चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और इसको जो सप्लाई होती है ऑप्टिक नर्व की सप्लाई होती है, सेकंड क्रेनियल नर्व होते हैं और इसके ज़रिए हम दुनिया की तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। अब इसके मज़ीद टाइप्स हैं, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्क्लेरा, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, ऑप्टिक नर्व, कोरोइड, विट्रस, मेकुला, रेटिना,
और कंजक्टिवा, इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ इन द वॉल ऑफ द आई की 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। आउटर फिब्रस लेयर जिसे हम सेक्लेरा और कॉर्निया भी कहते हैं, ये दोनों जो आउटर फिब्रस लेयर होते हैं, और जो मिडल वास्कुलर लेयर होते हैं उसे हम ओवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा वो मुश्तमिल होते हैं कोरोइड, सिलरी बॉडी और आयरस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इनर नर्वस टिश्यू लेयर जो होते हैं वो रेटिना पर मुश्तमिल होते हैं। याद रखें मोस्ट इनर लेयर जो होता है वो रेटिना कहलाती है। स्ट्रक्चर इनसाइड द आई बॉल्स आर लेंस, एक्वस फ्लूइड। अब आई बॉल के अंदर लेंस मौजूद होता है और इसके अलावा एक्वस फ्लूइड मौजूद होता है। एक्वस फ्लूइड क्या होता है? एक्वस फ्लूइड बेसिकली ह्यूमर भी होते हैं और वेट्रस बॉडी भी होते हैं जिसे हम ह्यूमर कहते हैं। नाउ यू कैन सी, अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंतहाई क्लियर डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोस्ट आउटर पार्ट है, और ये मोस्ट आउटर पार्ट जो जैसे कि पहले बताया कि ये सक्लेरा और कॉर्निया के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब इसके बाद सेकंड पे हम इस वाले हिस्से पे आएंगे। ये वाला हिस्सा जो है प्यूपल कहलाता है, और इस प्यूपल की अगर हम बात करें तो प्यूपल जो है ये आंख के ब्लैक पार्ट होता है, ब्लैक बॉल भी इसे हम कह सकते हैं। इस प्यूपल के बिल्कुल सेंटर में लेंस मौजूद होता है, और इसके अलावा ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है इसे हम सेलरी मसल्स भी कहते हैं। इस सेलरी मसल्स का काम ये होता है कि जो प्यूपल होता है, जो आंख का ब्लैक वाला हिस्सा होता है जिसकी मूवमेंट होती है, वो इस सेलरी मसल जो है इसको कंट्रोल करता है। अब इस लेंस का काम क्या होता है? ये लेंस जो है ये प्यूपल के बिल्कुल अंदर मौजूद होता है, और इसका काम जो है ये बेसिकली इसके ज़रिए हम सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ये आंख का इंटीरियर चेंबर होता है, और इस इंटीरियर चेंबर में बेसिकली पानी भी मौजूद होता है। ये वाला इसे जो मोस्ट इनर पार्ट है, इस मोस्ट इनर पार्ट को हम रेटिना भी कह सकते हैं। ये मोस्ट इनर पार्ट है। अब ये वाला हिस्सा जो है ये कोरोइड है, और इसके मोस्ट आउटर पार्ट जो है सक्लेरा है, और ये वाला हिस्सा जो है इसे मेक्यूला भी कहते हैं। यहाँ पे आके नर्व की सप्लाई होती है जिसे हम ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं, और ब्लड की सप्लाई भी होती है, रेटिनल आर्टरी और इसके अलावा रेटिनल वेन जो है इसकी सप्लाई होती है। ये सप्लाई जुड़ी हुई होती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन के ज़रिए। नाउ सक्लेरा एंड कॉर्निया की बात करेंगे। सक्लेरा जो है ये वाइट पार्ट होता है आई का, और ये मोस्ट आउटर लेयर जो टिश्यू होती है पोस्टीरियर और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल जो मुकम्मल आई बॉल होता है उसका जो मोस्ट आउटर पार्ट होता है उसे हम सक्लेरा कहते हैं, और ये वाइट पार्ट होता है आई का, और इसने पूरे आई को कवर किया होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम फिब्रस मेम्ब्रेन that maintains the shape of eye and give the attachment to the extraocular extrinsic muscles of the eye। इसका काम ये होता है कि ये एक क्लियर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, और इसका काम ये होता है कि एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं आई का, वो इसी के ज़रिए ही जुड़े होते हैं, और इसने आँख को एक ख़ास स्पेसिफिक शेप दी होती है। अब कॉर्निया की बात करें तो इसके अंदर फिर जो है कॉर्निया पाया जाता है। सक्लेरा के बाद जो है कॉर्निया आता है। कॉर्निया जो होता है ये एंटीरियर द स्क्लेरिया, सक्लेरा के बिल्कुल एंटीरियर पोर्शन पे मौजूद होता है, और ये भी क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है, और इसे हम कॉर्निया कहते हैं। लाइट रेज जो होती है वो कॉर्निया के ज़रिए पास हो जाती है। कॉर्निया के ज़रिए पास होने के बाद रेटिना तक, जिसे मोस्ट इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाती है। कॉर्निया जो ये कन्वेक्स जो होता है इसे हम कन्वेक्स भी कहते हैं। कन्वेक्स का मतलब ये होता है कि ये एंटीरियरली यानी कि एंटीरियर साइड पर मुश्तमिल होता है, और ये रिफ्रैक्टिंग और बेंडिंग लाइट, ये लाइट को रिफ्रैक्ट भी करता है और लाइट को जो है बेंड भी कर देते हैं किसी दूसरी हिस्से पर, यानी कि जो रेटिना होते हैं उस रेटिना को जो है रेटिना की तरफ लाइट को फोकस कर देता है। अब कोरोइड की बात करेंगे। कोरोइड जो है ये पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द सक्लेरा, इस सक्लेरा के बिल्कुल इनर सरफेस होता है, और ये जो है ब्लड सप्लाई से माला माल होते हैं। ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और ये डीप चॉकलेट ब्राउन कलर पे मुश्तमिल होता है। लाइट जो है इसके अंदर कब पहुंचती है? प्यूपल्स के ज़रिए। प्यूपल्स में जब लाइट पहुंचेगी, जिसे हम आई की यानी कि आई का जो ब्लैक हिस्सा होता है उसमें जब लाइट पास हो जाएगी, तो पास होने के बाद ये जाके नीचे कोरोइड के अंदर पास हो जाएगी। अब जब ये कोरोइड के अंदर पास हो जाएगी तो कोरोइड उसको जो नर्व एंडिंग साइड होते हैं रेटिना में उसको स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने के बाद जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा और नर्व के पास इस लाइट को ट्रांसमिट करेगा। अब सेलरी बॉडी की बात करें तो सेलरी बॉडी जो है ये इंटीरियर पार्ट होते हैं, आंख के बिल्कुल फ्रंट पर मौजूद होता है, और ये कंटिन्यूशन ऑफ कोरोइड के बिल्कुल बाद ये मौजूद होता है, और ये सेलरी मसल्स पर मुश्तमिल होता है जिसे हम स्मूथ मसल फाइबर्स भी कहते हैं, और ये सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल होते हैं। ये जो सस्पेंशन लिगामेंट्स होते हैं के तौर पे काम करते हैं, यानी कि आंख के जो प्यूपल्स है उस प्यूपल्स को
होल्ड करके रखता है। और आंख की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट भी सेलेरी बॉडी कंट्रोल करती है। आइरिस की बात करें तो आइरिस जो है ये एक विजिबल कलर पार्ट होता है आई का, और ये भी एंटीरियर पार्ट होता है सेलेरी मसल्स के या सेलेरी बॉडी के बिल्कुल करीब होता है, और कॉर्निया के बिल्कुल बिहाइंड होता है, और लेंस के बिल्कुल फ्रंट पर मुश्तमिल होता है। अब ये क्या करता है, ये आइस को कलर देता है। किसी के ब्राउन होता है, किसी के ब्लू होता है, किसी के ब्लैक होता है, और ये भी जो है बेसिकली एक्वस फ्लूइड पर मुश्तमिल होते हैं। लेंस की बात करें तो लेंस जो है ये हाई इलास्टिक सर्कुलर बाइकन्वेक्स बॉडी होती है, और ये प्यूपिल के बिल्कुल अंदर मौजूद होती है, प्यूपिल के बिहाइंड मौजूद होती है। और लेंस जो है ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट रेस को, और जो चीज़ हम देखते हैं वो लेंस में चला जाता है, लेंस उसको रिफ्लेक्ट करके पीछे जो है रेटिना तक जो है ट्रांसमिट कर देता है। ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड द थिकर द लेंस बिकम्स टू अलाउ फोकसिंग। अब जो जैसे भी हम चीज़ें देखते हैं तो उसको जो है लेंस के ज़रिए ही फोकस करके पीछे ऑप्टिक नर्व तक पुश कर दिया जाता है। अब ये लेंस है, और इस लेंस का काम क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। रेटिना की बात करें तो रेटिना जो है ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछते हैं कि मोस्ट इनर लेयर कौन सी आई का, तो मोस्ट इनर लेयर जो है आई का वो रेटिना कहलाते हैं। और ये जो है एक स्पेशल टफ स्ट्रक्चर होता है, और ये लाइट की जो स्टिमुलेशंस होती है उसके अंदर, यानी कि लाइट की स्टिमुलेशन को अडॉप्ट कर सकता है। और ये सीवियर लेयर पर मुश्तमिल होते हैं, नर्व की एंडिंग होती है, नर्व बॉडीज़ होती है, और एक्सोन्स वगैरह हो गया उसके साथ ये जुड़ा होता है। इसके अलावा पिगमेंटेड लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल पर भी मुश्तमिल होता है, और ये कोरोइड को भी अटैच करता है। टुवर्ड्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ रेटिना देयर आर फ्यूअर कोन देन रोड शेप सेल। द रोड्स एंड कोन्स कंटेन फोटो सेंसिटिविटी पिगमेंट्स। अब इसमें कुछ रोड्स भी होते हैं और कोन्स शेप भी होते हैं, और इसका काम होता है कि वो फोटो सेंसिटिविटी पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, और वो लाइट एनर्जी को जो है नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व, एक स्मॉल एरिया होते हैं जहाँ पर ऑप्टिक नर्व मुश्तमिल होता है, और जो फ़ोटो आता है उस फोटो को ये नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये रेटिना का अहम काम होता है। नाउ यू कैन सी ये म्यूकुला है, और ये हेल्थी रेटिना है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है, फ़ोटो सेंसिटिविटी पार्ट है, यानी कि जो फ़ोटो बनता है उसको डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व के पास ट्रांसमिट कर देता है। अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो शुरू में हम ब्लड सप्लाई को डिस्कस कर चुके हैं। आई जो होता है ये आर्ट्रियल ब्लड बाय द सेलरी आर्टरीज एंड सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज। सेलरी आर्टरीज हो गई, और इसके अलावा रेटिनल आर्टरीज के ज़रिए ही ब्लड सप्लाई मिलती है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो नंबर ऑफ वेन्स इसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे कि सेंट्रल रेटिनल वेन हो गया, और ये जो है डीप वेनस साइनसेस में एम्प्टी होती है, यानी कि डीप वेनस साइनसेस जो होते हैं उसमें ही खाली होता है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है ये ऑप्टिक नर्व को ब्लड सप्लाई करती है, और इंटर द आई एट द ऑप्टिक डिस्क, आई में ये ऑप्टिक डिस्क के ज़रिए ही आई के अंदर ये पहुंचता है। फिजियोलॉजी ऑफ साइट। अब फिजियोलॉजी की बात करें, यानी कि आँख की देखने की सलाहियत, तो लाइट विल ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 186,000 माइल्स, यानी कि अगर हम बात करें तो 30,000 किलोमीटर माइल्स की स्पीड से लाइट जो ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट जो ये बहुत ही फास्ट होता है, पर सेकेंड के हिसाब से इतनी स्पीड के साथ लाइट जो है हमारे आंखों में एंटर हो जाती है। लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इनटू द आइज बाय ऑब्जेक्ट विद इन द फील्ड ऑफ विजन। विजन में अगर जो चीज़ हमें ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो चीज़ मुश्तमिल होती है, पड़ी हुई होती है, उससे जाके लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। और जब वाइट लाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द ऑल कलर्स ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम, अब ऐसे हम रेनबो भी कहते हैं। अब जैसे कि वाइट कलर हो गया, इसमें तमाम के तमाम कलर जो हैं मौजूद होते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट वगैरह, ये तमाम के तमाम वाइट कलर में मौजूद होते हैं, और इस कंडीशन को हम रेनबो भी कहते हैं। द रेंज ऑफ कलर इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। अब कलर का रेंज क्या है, ये विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके ऊपर मुश्तमिल होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगी तो विजिबल लाइट होगा, और अगर उसकी स्पेक्ट्रम कम होगी तो वो इनविजिबल लाइट होगा। इन अ रेनबो वाइट लाइट फ्रॉम द सन इज़ ब्रोकन अप बाय रेन ड्रॉप विच एक्ट एज अ प्रिज्म एंड रिफ्लेक्ट। अब जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से जो वाइट कलर होता है वो ड्रॉप हो जाते हैं, और ड्रॉप होने के बाद बारिश के कतरों के ज़रिए वो मुख्तलिफ़ कलरों में मुनाकिस हो जाते हैं, उसमें तकसीम हो जाता है।
एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ द आई। अब एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ द आई में से जो है मिडिल रेक्टस है, इसके अलावा लेटरल रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस है, इन्फीरियर रेक्टस है, सुपीरियर ऑब्लिक है और इन्फीरियर ऑब्लिक है। और ये जो है ये भी आई की प्रोटेक्शन करती है, आई की मूवमेंट में इसका अहम काम होता है। एसेसरी ऑर्गन ऑफ द आई। अब आई में आईब्रोज हो गया, ये भी एसेसरी ऑर्गन है, आईलिड्स है, इसके अलावा आईलैशेस है और लैक्रिमल एपरेटस है। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से, ओडी। ओडी का मतलब क्या होता है? ऑकुलस डेक्स्टर, इसका मतलब होता है कि राइट आई। ओ एस का मतलब होता है ऑकुलस सिनिस्टर यानी कि लेफ्ट आई। और ओ यू का मतलब होता है ऑकुलस यूटरकी, इसका मतलब होता है कि बोथ आइस। हाइपरोपिया, हाइपरोपिया का मतलब होता है फार साइटनेस। इसके अलावा मायोटिक, मायोटिक के बाद एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें प्यूपल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है। माइड्रेटिक, माइड्रेटिक एक ऐसा कंडीशन होता है कि जिसमें जो प्यूपल्स होता है वो प्यूपल डायलेट हो जाती है। अब फार साइटनेस का मतलब क्या होता है? फार साइटनेस का मतलब ये होता है कि दूर की नज़र लगती है लेकिन करीब की नज़र उसमें नहीं लगती। मायोपिया की बात करें ना, मायोपिया नियर साइटनेस, नियर साइटनेस मतलब कि नियर के करीब का नज़र तो आता है लेकिन दूर का नज़र नहीं आता। इन्यूक्लिएशन, इन्यूक्लिएशन जो है एंटायर आई बॉल, मुकम्मल आई बॉल को जब रिमूव किया जाता है इस प्रोसीजर को हम इन्यूक्लिएशन कहते हैं। और इसके अलावा एक्सटेंट्रेशन जो है, एक्सेंट्रेशन ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आई बॉल और इसके अलावा सराउंडिंग टिश्यू और बोन्स को रिमूव करते हैं ट्यूमर वगैरह या उसकी कुछ ऐसे मैलिग्नेंट कंडीशन में। इस प्रोसीजर को हम बेसिकली एक्सेंट्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं आई की एब्नॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आते हैं फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी। फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी जो है ये एक डिटेल इमेजिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ ओकुलर सर्कुलेटरी बाय सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डाई। आंखों पे एक डाई लगाया जाता है और उस डाई के बाद जो है आंखों की मुकम्मल जो वेंस वगैरह होते हैं उसको जो है डिटेक्ट किया जाता है क्योंकि उसमें कोई एब्नॉर्मलिटीज़ वगैरह तो नहीं है, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बेसिकली फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी कहते हैं। स्लिट लैम्प, स्लिट लैम्प जो है ये आई के जो इंटीरियर पार्ट होता है जिसे हम ऑकुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। इसके अलावा कॉर्नियल स्टेनिंग, कॉर्नियल स्टेनिंग जो है टॉपिकल डाई, कुछ ऐसे ड्रॉप्स वगैरह होते हैं वो लगाते हैं कंजक्टाइल्स यानी कि जो कंजक्टाइल सेक होते हैं उसको निकाला जाता है और निकालने के बाद जो है उसको उसकी एक स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड लगाने के बाद जो है माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इस कंडीशन को हम कॉर्नियल स्टेनिंग भी कहती है। इसके अलावा जो कॉर्नियल सरफेस होता है वो इजीली विजिबल नहीं होता, तो इस कंडीशन में हम कॉर्नियल स्टेनिंग करते हैं यानी कि आंखों से जो आंसू वगैरह आते हैं उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा टोनोमेट्री, टोनोमेट्री जो है ये अगर आंखों के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम टोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। इंट्राओकुलर प्रेशर और इसके अलावा पोटेंशियल ग्लूकोमा, इस कंडीशन को नोट करने के लिए हम टोनोमेट्री टेस्ट एडवाइस करते हैं। अब डिसऑर्डर की तरफ आते हैं, ये मेरा हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम कैटेरिक्स की बात करेंगे। तो कैटेरिक्स जो है अगर लेंस के ऊपर धुंधलापन हो गया, ओपेसिटी हो गया, तो इस कंडीशन को हम कैटेरिक्स कहते हैं। और अगर लेंस में ओपेसिटी आ गया तो इमेज जो बनेगा वो इमेज डिस्टॉर्ट्स हो जाएगा, इमेज ख़राब बनेगा और जो है ब्लाइंडिस की तरफ पेशेंट जाएगा। इस कंडीशन को हम कैटेरिक्स कहते हैं। काजेस की बात करें तो काजेस में बहुत सारे काजेस है कैटेरिक्स के। सेनाइल कैटेरिक्स भी है, इनहेरिटेड कैटेरिक्स भी है, कंजेनाइटल कैटेरिक्स भी है, इंजरी की वजह से भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, इसके अलावा बर्थ के साथ भी हो सकता है और कुछ ऐसे सेकेंडरी डिजीज़ होती है डायबिटीज़ वगैरह के, उसमें भी हो सकते हैं। उस कंडीशन को हम सेकेंडरी कैटेरिक्स कहते हैं। असेसमेंट की बात करें तो पेशेंट ब्लर विजन का कंप्लेन करेगा और इसके अलावा कलर जो है आई का कलर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और इसके अलावा विजन जो है वो ग्रेजुअली लॉस हो जाएगा, पेशेंट को कुछ चीज़ें धुंधला धुंधला नज़र आएगी। इंटरवेंशन की बात करें तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लेंस। अब इसमें लेंस को जो है रिमूव करना ये सर्जिकल प्रोसीजर है और इसको परफॉर्म किया जाता है और नया लेंस आके उसमें लगाया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। नेक्स्ट जो है ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा जो है इसे हम ग्रुप ऑफ ऑकुलर डिजीज़ भी कहते हैं और इसकी वजह से ग्लूकोमा में जो आंखों के अंदर ऑकुलर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले टाइप्स को हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं और सेकेंड टाइप को जो हम प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं। असेसमेंट लेंगे पेशेंट के, पेशेंट जो है आई पेन के साथ पेशेंट आएगा और उसमें जो है पेशेंट को
यानी कि नज़र वगैरह उसके आई साइड में भी प्रॉब्लम होगी। और इनिशियली जो है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है वो पैनलेस होता है और विजन चेंजेस बहुत स्लो होते हैं और इसे हम टनल विजन भी कहते हैं जो पेशेंट कंप्लेन के साथ आता है। और इसके अलावा प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के साथ जो पेशेंट आता है वो ब्लर्ड विजन के साथ आता है, ब्लड विजन को कंप्लेन करता है पेशेंट। और इसके अलावा पेशेंट को बेसिकली ओकुलर एरिथीमा भी आता है। तो ये कुछ डिफरेंस है उसके असेसमेंट के दौरान हम ये चीज़ें नोट करते हैं। इंटरवेंशन फॉर एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए बेसिकली अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए हम क्या करेंगे, ट्रीट एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एज अ मेडिकल इमरजेंसी, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब टू द लोअर इंट्राओकुलर प्रेशर, प्रिपेयर द क्लाइंट। ये इंटरवेंशन है, हमने देने हैं पेशेंट को जो है इमीडिएटली एडमिट करना है, पेशेंट के वाइटल साइन लेने और कुछ जो टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट वो टेस्ट करने और फ़ौरन जो है पेशेंट को इंटीरियर चैम्बर जो होते हैं पोस्टीरियर और इसके अलावा इंटीरियर चैम्बर उसके अंदर जो ओकुलर प्रेशर होते हैं, ओकुलर फ्लूइड होते हैं उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पेशेंट नॉर्मल स्टेट पे आ जाए। इसके अलावा पेशेंट को जो है इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट्स को जो है ताकि वो मेडिकेशन ले और वो मेडिकेशन जिसकी वजह से प्यूपल्स वगैरह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए जिसे हम मायोटिक्स भी कहते हैं, ताकि जो एक्वस ह्यूमर होता है जिसे हम आंखों का पानी कहते हैं और इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स वगैरह भी ले ताकि वो डिक्रीज़ हो जाए। और जब वो डिक्रीज़ हो जाएंगे तो उसके नतीजे में एक्वस ह्यूमर जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसके नतीजे में आंखों का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि हम दो किस्म के मेडिकेशन पेशेंट को देंगे, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर देंगे और दूसरा बीटा ब्लॉकर्स देंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि इंट्राओकुलर प्रेशर जो है आंखों का जो प्रेशर होता है पानी का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। Intervention for the client with glaucoma. Instruct the clients of need for lifelong medication use. Instruct the client to wear a medic alert bracelet. पेशेंट को हमने क्लाइंट को हमने जो है इंस्ट्रक्शन देनी है ताकि वो लाइफ लॉन्ग टाइम मेडिकेशन इस्तेमाल करे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर और इसके अलावा बीटा ब्लॉकर, ताकि आंखों का प्रेशर जो है वो कम से कम रहे। और इसके अलावा पेशेंट को हमने एडवाइस करना है कि वो एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन ना ले। अब सेकंड जो है रेटिनल डी अटैचमेंट। रेटिनल डी अटैचमेंट जो रेटिना होता है आई का उसकी जब सिपरेशन होती है एपिथेलियल सेल से, इस कंडीशन को हम रेटिनल डी अटैचमेंट कहते हैं। रेटिनल डी अटैचमेंट जो है आई का एक लेयर होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं, वो अलग हो जाता है आंख से क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स, अगर आंखों में पानी भर गया उसकी वजह से भी हो सकता है और इसके अलावा किसी भी वजह से हो सकता है, ट्यूमर से भी हो सकता है, आंखों का प्रेशर बढ़ गया उसकी वजह से भी हो सकता है और बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें रेटिनल डी अटैचमेंट हो सकता है। असेसमेंट, फ्लैशेस ऑफ लाइट के फ्लैशेस पेशेंट को महसूस होंगे और इसके अलावा ब्लैक स्पॉट महसूस होगा आंखों के अंदर, ये साइन ऑफ ब्लीडिंग होगा। इसके अलावा ब्लड विजन, पेशेंट ब्लड विजन के साथ कंप्लेन करेगा और तेज़ी से वो बढ़ेगा। इसके अलावा सेंस ऑफ अ कर्टेन बीइंग ड्राउन ओवर द आई, ऐसा महसूस होगा पेशेंट को कि उसके आंखों के सामने पर्दे आ रहे हैं। लॉस ऑफ अ पोर्शन ऑफ द विजुअल फील्ड पेशेंट को कुछ दिखाई नहीं देगा। पैनलेस, लॉस ऑफ सेंट्रल और पेरिफेरल विजन, ये पैनलेस होता है और इसमें जो सेंट्रल और पेरिफेरल विजन होता है वो ख़त्म हो जाता है। इमीडिएट इंटरवेंशन हम क्या करेंगे, बेड रेस्ट देंगे पेशेंट को, दोनों आइज़ को जो है कवर देंगे, पैचेस वगैरह उसके ऊपर लगाएंगे ताकि फर्दर डी अटैचमेंट ना हो जाए। इसके अलावा क्लाइंट्स को जो है मोटिवेट करना है और क्लाइंट की पोजीशन का भी खास ख्याल रखना है ताकि हेड का पोजीशन नॉर्मल रहे ताकि आइज़ के ऊपर मज़ीद प्रेशर ना पड़े। इसके अलावा इंजरी से पेशेंट को बचाना है और इसके अलावा जर्की हेड मूवमेंट्स यानी कि सर का वो मूवमेंट जिसमें आंखों को तकलीफ़ पहुंचाए वो उससे पेशेंट को अवॉइड करना है। आई स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है और पेशेंट को इमीडिएटली सर्जिकल प्रोसीजर के लिए रेडी करना है। अब सर्जिकल प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले ड्रेनिंग फ्लूइड फ्रॉम द सबरेटिनल स्पेस सो द रेटिना कैन रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन। सबसे पहले जो फ्लूइड होता है सबरेटिनल स्पेसेस में उसको रिमूव करेंगे तो रेटिना अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। सीलिंग रेटिनल बैग्स बाय क्रायो सर्जरी के ज़रिए जो रेटिना होते हैं उसको सील करेंगे और कोल्ड प्रॉप अप्लाई करेंगे उस स्क्लेरा के ऊपर ताकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाए और उसकी वजह से रेटिना जो है वो एडहेसन हो जाए, रेटिना जो है वो आंख के साथ जुड़ जाए।
इसके अलावा डायथेरेमी देंगे, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोड नीडल एंड हीट थ्रू द स्क्लेरा टू स्टिमुलेट एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम डायथेरेमी देंगे, इलेक्ट्रोड नीडल जो है आंखों के ऊपर लगाएंगे ताकि पेशेंट के आइज़ को हीट दिया जाए, तो उस हीट की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा और दोबारा जो है जो रेटिना था वो जुड़ जाएगा। लेज़र थेरेपी इससे क्या होगा, ये भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेगा और स्मॉल रेटिनल टेयर्स लेज़र थेरेपी के ज़रिए स्मॉल रेटिनल टेयर्स जो है हम पेशेंट को, अगर रेटिना जो है छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया या बिल्कुल कम मिकदार में टूट गया तो फिर हम लेज़र थेरेपी देंगे डी अटैचमेंट से पहले। अगर ऐसा ना हो कि डी अटैचमेंट हो चुका हो और लेज़र थेरेपी देंगे तो उस कंडीशन में लेज़र थेरेपी जो है वो वैल्यूएबल नहीं होगा। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन में आई जो पैचेस आंखों के अंदर जो चाली होती है उसको मेंटेन करना है, उसको नॉर्मल रखना है। हेमरेज का जो है आपने मॉनिटर करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में शामिल है। प्रिवेंट नोजिया वोमिटिंग एंड मॉनिटर फॉर रेस्टलेसनेस विच कैन कॉज हेमरेज। पेशेंट की जो नोजिया वोमिटिंग और इसके अलावा बहुत सारे जर्की हेड मूवमेंट, इन चीज़ों को रोकना है ताकि आंख के ऊपर प्रेशर ना बन सके। सडन शार्प आई पेन अगर नोटिफाई हुआ तो फिजिशियन से फ़ौरन जो है रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। मैकुलर डिजनरेशन जो है ये डिट्रोट्रिएशन ऑफ द म्यूकुला, जो म्यूकुला हिस्सा होता है उसके अंदर जो है एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, उससे मैकुलर डिजनरेशन भी कहते हैं। यानी कि जो म्यूकुलर लेयर होते हैं वो डिजनरेट हो जाए, इस कंडीशन को, चूँकि म्यूकुलर जो ये सेंट्रल विजन होता है, अगर इसमें डिजनरेशन हो गया तो इस कंडीशन को हम मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं। अच्छा, ये एट्रोफिक भी हो सकता है, एज रिलेटेड भी हो सकता है, और अगर आंख सूख गया उससे भी हो सकता है, और इसके अलावा पानी के बढ़ने से भी हो सकता है, खुश्क होने से भी हो सकता है। असेसमेंट सेंट्रल विजन में जो है डिक्लाइन हो जाएगी, विजन नज़र नहीं आएगा, ब्लर विजन होगा, और इसके अलावा डिस्टॉर्शंस हो जाएगा। फोटोडायनेमिक थेरेपी देंगे और कुछ ऐसे थेरेपीज होंगी जो कि ब्लड वेसल्स अगर अंदर लीक हो गए हैं तो उसको सील करने के लिए ये थेरेपी इस्तेमाल हो सकती है म्यूकुला के बिल्कुल करीब, और पेशेंट को जो है चलने फिरने में थोड़ी सी यानी कि क्लाइंट को चलने फिरने में थोड़ी सी असिस्ट करना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद है ऑक्यूलर मेलिनोमा जो ये मैलिग्नेंट आई ट्यूमर होता है, आंख का एक इंतहाई ख़तरनाक कैंसर होता है और ये एडल्ट में होता है। ये जो व्यूअल ट्रैक होता है उसमें ये जाके फैल जाता है और पूरे आंख का ये जो ब्लड सप्लाई होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। असेसमेंट ब्लरिंग ऑफ विजन अकर, ब्लरिंग होगी, और इसके अलावा इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, आंखों का प्रेशर बढ़ जाएगा और जो आइरिस का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। इंटरवेंशन इन्यूक्लेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आई बॉल्स को रिमूव करते हैं और रेडिएशन जो है पेशेंट को दिए जाते हैं रेडियो एक्टिव प्लेग के ज़रिए, और वो स्क्लेरा को जो है जोड़ के रख देता है। इसके बाद है कॉन्ट्यूशंस जो है सॉफ्ट टिश्यूज़, अगर आंख के सॉफ्ट टिश्यूज़ में ब्लीडिंग हो गई इंजरी की वजह से, इस कंडीशन को हम कॉन्ट्यूशंस कहते हैं। कॉन्ट्यूशंस जो है ब्लैक, इससे आंख जो है ब्लैक हो जाती है और इसके अलावा उसका कलर जो है डिस्कलरेट हो जाता है और ये 10 दिन के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इससे पेन भी होते हैं, फोटोफोबिया भी होता है, एडिमा भी होता है, और इसके अलावा डिप्लोपिया कंडीशन भी होती है, यानी एक चीज़ डबल नज़र आता है। इंटरवेंशन आंखों के ऊपर आइस यानी कि बर्फ़ रखना है इमीडिएटली चोट लगने के फ़ौरन बाद, और इसके अलावा पेशेंट को जो है आई एग्जामिनेशन की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी है, उसकी असेसमेंट लेना बहुत ज़रूरी है कि आंख जो है प्रॉपरली डैमेज तो नहीं हुआ है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द ईयर, अब हम ईयर की तरफ आएंगे और उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट को डिस्कस करेंगे और फिर डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं टोमोग्राफी जो है मस्टर्ड मिडिल ईयर जो होते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए टोमोग्राफी देते हैं, और इसके अलावा इनर स्ट्रक्चर को भी मॉनिटर करने के लिए, उसके डिजीज़ को नोट करने के लिए टोमोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मल्टीपल रेडियोग्राफ ऑफ द हेड आर ऑब्टेन, टोमोग्राफी के ज़रिए जो आंख के करीब कान के करीब जो सर वाला हिस्सा होता है उसके रेडियोग्राफ वगैरह लिए जाते हैं, और टोमोग्राफी जो है अकॉस्टिक ट्यूमर्स, अगर किसी को अकॉस्टिक ट्यूमर्स हो गया तो उस कंडीशन में भी टोमोग्राफी जो है डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि ईयर कैंसर में भी टोमोग्राफी को यूज़ किया जाता है। ऑडियोमेट्री जो है हेयरिंग एक्यूटी को मॉनिटर करता है कि कितना तेज़ सुन रहा है, स्लो सुन रहा है, इस चीज़ को ऑडियोमेट्री टेस्ट के ज़रिए कंफर्म किया जाता है। ऑडियोमेट्री टेस्ट यूज 2 टाइप्स, प्योर ट्यून ऑडियोमेट्री एंड स्पीच ऑडियोमेट्री। 2 टाइप्स होते हैं, एक हम प्योर ट्यून ऑडियोमेट्री कहते हैं और दूसरे को हम
स्पीच ऑडियोमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पे हम डिसऑर्डर पे आएंगे। सबसे पहले कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव का मतलब होता है कंडक्ट करना, किसी चीज़ को लेना। अगर साउंड वेव्स जो है ब्लॉक हो जाए, इनर ईयर्स फाइबर जो है ख़राब हो जाए, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाएगी। एक्सटर्नल और मिडिल ईयर डिसऑर्डर कहलाता है ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसमें अकॉस्टिक एनर्जी यानी कि साउंड को कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद सेकंड जो है वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है मोस्ट इनर ईयर का, और इसमें जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ जुड़े होते हैं, उसके अंदर पैथोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में जो आवाज़ होता है वो आवाज़ दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। इस कंडीशन को हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। अब इसके बाद है एक्सटर्नल ओटाइटिस। ओटाइटिस कहते हैं बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ एयर के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया, इस कंडीशन को हम ओटाइटिस कहते हैं। अगर कान का बैरूनी हिस्सा उसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ गया, किसी वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इस कंडीशन को हम एक्सटर्नल ओटाइटिस कहते हैं। असेसमेंट, पेशेंट जो है पेन के साथ कंप्लेन करेगा, पेशेंट के कान को खारिश होगी, एचिंग होगी, इसके अलावा कान में जो है खुजली महसूस होगी, इसके अलावा कान जो है रेड हो जाएगा, एडिमा होगा, इसके अलावा ऑक्सीडेट होगी, कान से जो फ्लूइड बार बार बाहर आएगा, पस की फॉर्मेशन होगी और पेशेंट जो है हेयरिंग लॉस का कंप्लेन करेगा। इंटरवेंशन 2 मिनट्स 3 टाइम्स। अच्छा, हीट जो है लोकली अप्लाई करना होगा, बाहर से जो है गरमाइश देनी होगी 20 मिनट के लिए 3 टाइम, दिन में 3 टाइम देना होगा। पेशेंट को इनकरेज करना है ताकि वो रेस्ट लें, और इसके अलावा पेन को रिड्यूस करने के लिए पेन किलर दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक, और इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, एनाल्जेसिक भी दिए जाते हैं जैसे कि एस्प्रिन, एसिटामिनोफेन वगैरह, ताकि पेन जो है रिलीफ हो जाए। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो MCQs यानी कि बेसिक यूज टाइप के आते हैं। सबसे पहले कि अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, एक अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, एक क्लाइंट जो है उसको कैटारिक एक्सट्रैक्शन हो गया, यानी कि कैटारिक एक्सट्रैक्शन कंप्लेन कर रहा है पेशेंट को, यानी कि उसकी कैटारिक तो सर्जरी प्रोसीजर हो चुका है, लेकिन पेशेंट जो है नोज़िया और इसके अलावा सीवियर आई पेन का कंप्लेन कर रहा है पोस्ट ऑपरेटिव साइड पे, यानी कि जहाँ पर ऑपरेशन हो चुका है उस जगह पर। तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगी? क्या आप फिजिशियन को फ़ौरन कॉल करेंगे? क्या आप उसको जो है रेस्क्यू देंगे, यानी कि क्लाइंट को नॉर्मल स्टेट पे लेके आएंगे? क्या क्लाइंट को जो है ऑपरेटिव साइड की तरफ, यानी कि उस साइड पे उसको जो है करवट दोगे जिस तरफ उसके आंख का ऑपरेशन हुआ है? या जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन होते हैं जैसे कि एंटीएमेटिक वगैरह, क्या वो फ़ौरन लगाओगे? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर पेशेंट कंप्लेन करेगा नोज़े वोमिटिंग का, तो याद रखें नोज़े वोमिटिंग से आंखों की तरफ फोर्स पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से चूँकि ऑलरेडी फ्रेश ऑपरेशन हो चुका होता है, आंख जो है मज़ीद एबनॉर्मलिटीज़ की तरफ जा सकता है, तो हमने फ़ौरन फिजिशियन को कॉल करना है। अब रेशनली, अब जैसे कि ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 जो है वो इनअप्रोप्रिएट था। सीवियर पेन और वोमिटिंग, नोज़े वगैरह, इस कंडीशन में बेसिकली ये इंट्रा ओकुलर प्रेशर को इंडिकेट करता है। इंट्रा ओकुलर प्रेशर इस कंडीशन में बढ़ चुका होता है, और जब ये बढ़ चुका होते हैं तो इसके सिम्टम्स में नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह और सीवियर पेन आता है। तो याद रखें हमने फ़ौरन फिजिशियन को बुलाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज़ डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट विद ग्लूकोमा। नर्स जो है ग्लूकोमा के लिए एक टीचिंग प्लान जो है डेवलप कर रहा है, बना रहा है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है ये अप्रोप्रिएट होगा? केयर प्लान का कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत अहम होगा? सबसे पहले आवर यूज़ ऑफ द आइस, पेशेंट को हम जो है बताएंगे कि आप आंखों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। दूसरा क्या, डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट इन द डाइट, क्या पेशेंट को हम ये बताएंगे कि आप अपने डाइट में नमक का इस्तेमाल कम करें। तीसरा जो है, आई मेडिकेशन विल नीड टू बी एडमिनिस्टर फॉर द क्लाइंट्स इंटायर लाइफ, क्या हम ये बताएंगे कि भाई आपका ग्लूकोमा का ऑपरेशन हो चुका है, आप लाइफ टाइम तक अपने मेडिकेशन लें। या क्या अगर हम ये बताएंगे कि फ्लूइड इंटेक, आप पानी कम से कम लें ताकि आपके आंख का जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाए। नहीं भाई, हम पेशेंट को ये बताएंगे ग्लूकोमा में कि आपने लाइफ टाइम तक जो मेडिकेशन लेनी है, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर और इसके अलावा बीटा ब्लॉकर, ये लाइफ टाइम तक लेनी है, और ये जब लेंगे तो आपके आंख का जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अभी जैसे कि मैंने आपको ये बताया, तो ये वही बातें इसमें रेशनली एक्सप्लेनेशन में दिखाया गया है। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स है और हेयरिंग इम्पेयर्ड क्लाइंट उसके साथ मौजूद है, यानी कि पेशेंट है, उसकी हेयरिंग इम्पेयरिटीज़ आ चुकी है।
कौन सा जो इंटरवेंशन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है कम्युनिकेशन के लिए, ताकि उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए। क्या पेशेंट से हम तेज़ी से बात करेंगे, लाउडली बात करेंगे, या आराम आराम से बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, वक्तन फ़ौक्तन बात करेंगे, या नॉर्मल वॉल्यूम पर बात करेंगे, या डायरेक्टली इनटू द इम्प्योर्ड एयर, या उसके उसी ख़राब कान में जाके हम बात करेंगे? नहीं भाई, तो राइट आंसर क्या है? स्पीक एट द नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम पर ही बात करेंगे, क्योंकि क्या पता हो कि उसका ईयर ड्रम जो है रप्चर हो चुका हो, या उसके अंदर जो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो, या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम इंतहाई नॉर्मल वॉल्यूम के साथ क्लाइंट के साथ बात करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।